नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर DS राठौड़ आपके अपने YouTube चैनल DS राठौड़ क्रिएशन में स्वागत करता हूं। आओ ज्योतिष सीखें इस सीरीज का आज ये 21वां एपिसोड है और इस एपिसोड में आज हम चर्चा करेंगे नक्षत्रों के बारे में। फलित ज्योतिष में केवल 12 राशियों के आधार पर सटीक फल कथन नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसको और सूक्ष्म करने के लिए हम राशियों को भी और छोटे हिस्सों में बांट लेते हैं और ये छोटे हिस्से ही नक्षत्र कहलाते हैं। अगर संपूर्ण राशि चक्र को 27 बराबर बराबर भागों में बांट दिया जाए तो एक भाग एक नक्षत्र कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम यूँ कह सकते हैं कि कुल 27 नक्षत्र होते हैं। गणितीय ज्योतिष के हिसाब से राशि चक्र को 360 डिग्री का मानते हैं और पूरे राशि चक्र में 27 नक्षत्र हैं, इसलिए एक नक्षत्र हुआ 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 27 यानी 13.33 डिग्री। नक्षत्र को अंग्रेजी में कॉन्स्टेलेशन या स्टार भी कहते हैं और हिंदी में इसे तारामंडल भी कहते हैं। जिस तरह से 12 राशियों के नाम होते हैं उसी तरह से 27 नक्षत्रों के भी नाम होते हैं, जैसे अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मगा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद व रेवती। हर नक्षत्र का स्वामी ग्रह निश्चित है और इन नक्षत्रों के स्वामी ग्रहों का क्रम इस प्रकार होता है: केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, शनि और बुध। ये 9 ग्रह इसी क्रम में अश्विनी नक्षत्र से लेकर अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी होते हैं। 10वें नक्षत्र से पुनः यही क्रम चलता है। 9 ग्रहों के इस क्रम को याद रखने के लिए आप इस नाम को याद रखेंगे तो सारे 27 नक्षत्रों के ग्रह स्वामियों को आसानी से जान सकते हैं और वो नाम है केसु, सुच, मरा, घुसबू। एक बार वापस सुन लीजिएगा, केसु, सुच, मरा, घुसबू। ये नाम इन 9 ग्रहों के आधार पर रखा गया है। केसु यानी केतु और शुक्र, सुच यानी सूर्य और चंद्रमा, मरा यानी मंगल और राहु, घुसबू यानी गुरु, शनि और बुध। एक बार इस क्रम को मैं कैसे याद करना है वो पुनः दोहरा देता हूँ। केसु, सुच, मरा, घुसबू, ये 9 ग्रहों के नक्षत्रों के मामले में याद करने का एक क्रम है। 9वें नक्षत्र के बाद 10वें नक्षत्र से 18वें नक्षत्र तक पुनः यही क्रम लागू होगा और इस प्रकार शेष नक्षत्रों के ग्रह स्वामियों के नाम याद रखने हैं आपको। दोस्तों, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों की शादी चंद्रदेव से की थी। ये 27 पुत्रियां ही 27 नक्षत्र थी। हालांकि चंद्रमा को रोहिणी नाम की रानी से अधिक प्रेम था। रोहिणी नक्षत्र को चंद्रमा का उत्कर्ष बिंदु भी माना जाता है। तब 26 पुत्रियों ने मिलकर अपने पिता राजा दक्ष से शिकायत की कि उनके पति चंद्रदेव केवल एक ही पत्नी रोहिणी के साथ समय बिताते हैं, बाकी के साथ नहीं। राजा दक्ष ने चंद्रदेव से बार बार अनुरोध किया, लेकिन चंद्रदेव ने अपना स्वभाव नहीं बदला। तब राजा दक्ष ने क्रोधित होकर चंद्रदेव को श्राप दे दिया, जिससे उनका आकार बहुत छोटा हो गया। श्राप के कारण चंद्रमा का आकार छोटा होने से चंद्रमा ने देवताओं से हस्तक्षेप करने को कहा और भविष्य में सभी 27 पत्नियों को समान रूप से प्यार करने के लिए आश्वस्त किया। क्योंकि कोई भी श्राप पूरी तरह से वापस नहीं लिया जा सकता है, फलस्वरूप उसके एक उपाय के रूप में राजा दक्ष ने चंद्रमा को आधे महीने के लिए अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए सक्षम कर दिया। यही कारण है कि चंद्रमा संपूर्ण राशि चक्रों की परिक्रमा को पूरी करके एक महीने में सारे 27 नक्षत्रों को पार कर लेते हैं। इस दौरान राजा दक्ष के श्राप के कारण उनके आकार में वृद्धि व कमी होती रहती है। इसी वृद्धि व कमी के कारण पूर्णिमा व अमावस्या होती है। नक्षत्रों का विभाजन ज्योतिष शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण है। ज्योतिष शास्त्र में दशाओं, महादशाओं
व अंतर्दशाओं आदि की गणना इन्हीं नक्षत्रों के आधार पर की जाती है और इन्हीं दशाओं से ही किसी भी तरह की घटनाओं के सही समय का निर्धारण होता है, यानी सटीक भविष्यवाणी की जाती है। दशाओं के बारे में हम बाद में आगे के किन्हीं वीडियो में जानेंगे। ग्रह जिस नक्षत्र में बैठा होगा उस नक्षत्र से वो कारकत्व ले लेता है और ग्रह अपनी दशा में केवल उन्हीं भावों का ही फल नहीं देता है जिस भाव का वो स्वामी होता है या जिस भाव में वो ग्रह बैठा होता है, बल्कि उस भाव का भी फल देता है जिसका वो ग्रह नक्षत्र स्वामी है और जहाँ वो नक्षत्र स्वामी बैठा है। इसलिए सूक्ष्म फलकथन में जब भी हम दशाएं देखें तब ग्रह के नक्षत्र स्वामी को जरूर याद रखें। बहुत सारे ज्योतिषी बंधु जब भी किसी कुंडली का फलादेश करते हैं तब ग्रहों की राशि को तो ध्यान में रखते हैं, लेकिन ग्रहों के नक्षत्र स्वामी को नज़रअंदाज कर जाते हैं, जिसकी वजह से कुंडली का फलकथन सूक्ष्म व सटीक नहीं हो पाता है और जातक को सटीक फलकथन की अक्सर शिकायत बनी रहती है। इसलिए किसी भी जातक को कुंडली के मार्फत उसकी किसी भी शिकायत, समस्या या जिज्ञासा का निवारण 100% सटीक करना हो तो कुंडली में ग्रहों व राशियों के अलावा नक्षत्रों को भी फलकथन में शामिल करना चाहिए ताकि जातक 100% संतुष्ट हो सके। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद व आभार। प्रिय दर्शकों, आपसे विदा लूँ उससे पहले हमेशा की तरह एक ज़रूरी बात, अपने माता पिता व बड़ों का आदर करना न भूलें और अपने वतन व अपनी मातृभूमि के प्रति हमेशा वफादार रहें। और आखिरी व ज़रूरी बात, किसी भी प्राणी से उसके जीने का हक न छीनें, यानी शुद्ध शाकाहारी बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में दशाओं व महादशाओं के बारे में जानने के लिए। अपने दोस्त इंजीनियर DS राठौड़ को इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।